तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर, जो जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है जलीय जीव। क्या लिखा हुआ है? जलीय जीव। पहले आप लोग ये बताइए कि जलीय जीव का मतलब क्या होता है। बिल्कुल। तो अब आप बताइए कि जल में रहने वाला जीव दो जीव का नाम और क्या होता है? मछली होता है और कछुआ होता है ना। लेकिन देखिए, एक बात आपसे हम पूछे कि मछली जो सांस लेता है, मछली आपको गिल से सांस लेता है, और मनुष्य किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। सही बात है, मनुष्य आपको फेफड़ा से सांस लेता है। अब चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लिखा है जलीय जीव के जीवित रहने के लिए, जलीय जीव के जीवित रहने के लिए, ठीक है, यहाँ के नहीं को होगा। जलीय जीव को जीवित रहने के लिए, जीवित मतलब जिंदा रहने के लिए, अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है। कहने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए आप लोग। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मछली जल की रानी है, जीवन स्तर पानी है। यानी कि मछली आखिर जल से निकलकर बाहर में क्यों नहीं जीवित रह सकता है? क्योंकि उसे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा। आप कहेंगे कि सर जी, ये तो ऑक्सीजन अगर प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग तो ऊपर में ही रहते हैं, हम लोग तो जल में नहीं रहते हैं, तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, तो उसी तरह से मछली को भी तो मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है कि वह जल में रहने वाला प्राणी है और उसको सांस लेने वाला अंग जो है ना, वह पानी में रह करके ही वह सांस ले सकता है, जिसका नाम गिल्स है। अगर मनुष्य के जैसे उसका भी सांस लेने वाला अंग फेफड़ा होता तो वह भी पानी से बाहर होकर के सांस ले लेता। मेरे बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए सभी का श्वसन अंग जो है ना, वो अलग अलग है, और इसीलिए सभी के श्वसन लेने का तरीका भी अलग अलग है। आप लेते हैं श्वसन फेफड़ा से, तो उसी तरह से पौधा किससे सांस लेता है बताइए? लेता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, कहाँ पर रहने वाले जीव? जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो आपको जल में ही रह करके मतलब वो जीवित रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन उसको कितना, मतलब क्वेश्चन यहाँ ये है कि ऑक्सीजन उसको कितना कम से कम चाहिए। मतलब जल में रहने वाले जीव को कम से कम कितना ऑक्सीजन चाहिए तो वह जीवित रह सकता है। तो क्वेश्चन ये था। एक बार क्वेश्चन को आप लोग अपने अपने पास मटेरियल है, उसको एक बार पढ़ लीजिए फटाफट से क्वेश्चन। मतलब ये हुआ, क्वेश्चन बहुत घुमाया गया है, और परीक्षा में आपको क्वेश्चन घुमाया हुआ नहीं मिलेगा। परीक्षा में क्वेश्चन घुमाया हुआ नहीं मिलेगा। परीक्षा में छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट मेरा समझ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन पूरा पूरा बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, याद मत कीजिए। तो हम अभी बताए आपको साधारण अर्थ में कि जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उसको कितना चाहिए ऑक्सीजन कम से कम। तो याद रखिए, आंसर में देख लीजिए आप, लिखा हुआ है 8 से 10 मिलीग्राम लीटर। क्या लिखा हुआ है? 8 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। क्या लिखा हुआ है? 8 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। क्या लिखा हुआ, फिर से बोलिएगा? 8 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। बताइए कि जल में रहने वाले जीवों के लिए 8 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है ना? अगर आपसे कोई पूछेगा कि जल में जीवित तो रहता है, लेकिन थल पर आने के बाद, थल मतलब भूमि पर आने के बाद वो जीवित क्यों नहीं रह पाता है, तो आप बताइएगा कि देखिए, मनुष्य को जिस तरह से सांस लेने के लिए फेफड़ा होता है, बकरे को भी फेफड़ा होता है। बकरी को जब देखिएगा, बकरी उकरी जब काटता है ना, गाय भैंस ये सब जो काटता है, तो कभी देखिएगा उसके अंदर ही फेफड़ा होता है, लाल लाल सा रहता है उसमें। बात समझ में आ रहा है? लाल लाल सा थोड़ा उजलापन भी रहता है फेफड़ा, तो वो फेफड़ा जो फूलता रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से मनुष्य को भी फेफड़ा है। ठीक है, तो बकरी जिस तरह से जीवित रह सकता है, उसी तरह से मनुष्य भी जीवित रहता है, लेकिन वो मछली नहीं रह सकता, क्योंकि मछली का श्वसन अंग अलग है और उसी तरह से मनुष्य का भी अलग है। बात समझ में आ रहा है? श्वसन अंग अलग है तो श्वसन करने का तरीका भी अलग है, इसलिए मछली थल पर जीवित नहीं रह सकते। तो बताइए कि मछली के लिए, मेरे मुंह पर देख करके बताइएगा कि मछली को जल में रहने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? मिलीग्राम प्रति लीटर। बताइए, मिलीग्राम प्रति लीटर में ये जो सिंबल है प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। इसीलिए जब आप लिखते हैं 1%, तो 1% का मतलब होता है एक प्रति मतलब एक, और शत मतलब होता है 100। शत मतलब क्या होता है? यानी कि अगर कहीं पर लिखते हैं 5%, तो उसका गुना हो जाता है 1/100 से गुना हो जाता है उसका। वही 1 लगता है प्रति वाला और 100 लगता है शत वाला। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है कि लाल रुधिर कोशिका। क्या लिखा हुआ है? लाल रुधिर कोशिका। देखिए, लाल रुधिर
रुधिर का मतलब पहले समझ लीजिए। रुधिर अगर पर्यायवाची में कभी पूछे तो आप लोग फंसिएगा मत। रुधिर का मतलब होता है खून यानी कि रक्त। यदि मैथिली में कहे तो इसको हम लोग सोनित कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनित। सोनित मतलब खून होता है। मैथिली में अगर कहे तो लेहू भी हम लोग कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? लहू भी कह सकते हैं और इसके बाद रुधिर भी कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं और हम लोग हिंदी में उसे खून भी कहते हैं और उसे सोनित भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? सोनित। ठीक है, तो देखिए आपको मैट्रिक के लिए इस बार का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और पूछा भी था। हमने गेस भी किया था कि रक्त क्या है और उसके संघटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें पढ़े आप लोगों को बताए थे कि रक्त के कितने संघटक हैं, बताइए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, यानी कि 4 संघटक होता है। आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो उसी की बात हो रही है। कह रहा है कि लाल रुधिर कोशिका के अंदर मलेरिया परजीवी, कौन सी परजीवी है? मलेरिया परजीवी का एक विखंडनीय जनन चक्र पूरा होता है 19 से 21 दिन में। अब जरा प्रश्न को समझने से पहले एक चीज़ जरा आपको हम बता दें कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि मलेरिया बीमारी जो होता है वो किस जीवाणु के कारण से होता है? विषाणु के कारण। विषाणु नहीं, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोपोडियम नामक एक जीवाणु होता है, उसके कारण से होता है। बात समझ में आ रहा है? प्लाज्मोपोडियम नाम का एक जीवाणु होता है, उसके कारण से ये आपको मलेरिया होता है। और मलेरिया में होता क्या है, तो ये जो जीवाणु है, ये अभी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि लाल रक्त कोशिका जो होता है, मतलब कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी का फॉर्म क्या होता है? आर से रेड, बी से ब्लड, ठीक है, और सी से सेल। सेल मतलब कोशिका होता है। आर से रेड मतलब लाल और ब्लड से खून, ठीक है, यानी कि रुधिर, और सेल से कोशिका यानी कि लाल रुधिर कोशिका। तो लाल रुधिर कोशिका में प्लाज्मोपोडियम जीवाणु जो जाता है तो वो आपको वृद्धि करता है। और वो जो कहता है कि वृद्धि जो करता है, जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर, प्रश्न को देखिए जरा। लिखा है कि मलेरिया परजीवी का एक विखंडनी जनन, विखंडनी जनन, जनन मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? जनन मतलब पैदा करना। बिल्कुल सही। जनन मतलब प्रजनन करना यानी कि पैदा करना, ठीक है ना? जनन मतलब पैदा करना, यानी कि ये जो प्लाज्मोपोडियम जीवाणु है जिससे मलेरिया होता है, वह जीवाणु कहाँ पर? आरबीसी में जो जाता है, कहाँ पर? आरबीसी में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने के बाद वह 19 से 21 दिन में जो है सो आपको खूब ज्यादा वृद्धि करने लगता है। मतलब एक बार यदि वो जनन करता है, एक बार जनन करता है, जिस तरह से आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य का जो गर्भकाल होता है कितने दिन का होता है? 280 दिन का। अगर महीना में बात करें तो 9 महीना 9 महीना 10 दिन, 9 महीना 10 दिन या 9 दिन, ठीक है, जो कुछ भी। उसी तरह से गाय भैंस का भी होता है। गाय का होता है 9 महीना 9 दिन और भैंस का 10 महीना 10 दिन। भैंस का 10 महीना 10 दिन, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है, उसी तरह से ये जो प्लाज्मोपोडियम जीवाणु है, इसका जो जनन काल है, मतलब वो जनन जो करता है, यदि एक बार करता है तो फिर अगले दिन जो करेगा, कितना दिन के बाद करेगा? 19 से 21 दिन के बाद। अब समझ में आया क्वेश्चन? यही क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमाया, लेकिन अगर साधारण अर्थ में हम लोग समझे तो बस ये बात है कि मलेरिया जिस जीवाणु से होता है, वह जीवाणु आपको एक बार जनन करने के बाद दूसरी बार कब करेगा? 19 दिन के बाद। समझ गए? यही बात था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्लाज्मोपोडियम जीवाणु वह लाल रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका या प्लाज्मा या प्लेटलेट्स कहाँ पर जनन करता है? तो मतलब लाल रुधिर कोशिका में। कहाँ पर जनन करता है? लाल रुधिर कोशिका में। इसीलिए आप देखते होंगे जब आपको कोई सीबीसी टेस्ट होता है, सीबीसी टेस्ट मतलब समझते हैं? जब आप ब्लड का टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो सीबीसी लिखता है, कल्चर लिखता है ना डॉक्टर, कि जाइए सीबीसी टेस्ट करा के आए। तो सीबीसी टेस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ब्लड। सी से काउंट, बी से ब्लड, सी से सेल, यानी कि शरीर में जितनी कोशिका है सभी का काउंट हो जाता है। काउंट होकर के आपको बता देता है कि आपका अभी जो है सो इतना है, अभी ये इतना है, आरबीसी इतना है, डब्ल्यूबीसी इतना है, ये इतना है। अगर उसमें वृद्धि होती है तो डॉक्टर पकड़ लेता है कि अरे वाह, इसको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसको उस तरह का दवा देता है, फिर आपको वो सूट कर जाता है, ठीक हो जाता है। सब कुछ का सीमा होता है। जैसे कि मनुष्य के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए? 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 4 से 5 लीटर। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से आपको सब कुछ का सीमा बना हुआ, लिमिट बना हुआ है कि आपके शरीर में आरबीसी कितना होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए। अगर उसमें कोई कीड़ा आ जाता है तो उसमें क्या कर देता है? उसको वृद्धि कर देता है या उसको कमा देता है। तो डॉक्टर पकड़ लेता है। सीबीसी कराया, सीबीसी का फुल फॉर्म क्या बताए थे? काउंट ब्लड सेल, यानी कि उसमें पूरा काउंट हो जाता है कि आपके मतलब कि कौन से सेल में वृद्धि हुई है। इसके बाद आपको फिर पता चल जाता है कि फलना बीमारी होगा इसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यही बात है। तो बताइए कि प्लाज्मोपोडियम जीवाणु जो है वह कहाँ पर जनन करता है?
कितने दिनों के बाद? 19 से 21 दिन के बाद वह जनन करता है। और जनन का मतलब क्या होता है? करना। ठीक है, अब बताइए कि मनुष्य का गर्भकाल कितने दिन का होता है? गाय का गर्भकाल कितने दिन का? गाय का गर्भकाल 9 महीना 9 दिन का। ठीक है, अच्छा भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 10 महीना 10 दिन का। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। लिखा है श्वेत फुफ्फुस रोग। क्या लिखा हुआ है? श्वेत फुफ्फुस रोग अक्सर, अक्सर मतलब हमेशा, है ना, अधिकतर, अक्सर मतलब अधिकतर पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए पीरक नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। जरा प्रश्न को समझिए। इस रोग का नाम है, मेरे तरफ देखिए, इस रोग का नाम है श्वेत फुफ्फुस रोग। बोलिए श्वेत फुफ्फुस रोग। देख करके बोलिए, गलत बोलते हैं आप लोग। श्वेत फुफ्फुस रोग। श्वेत फुफ्फुस रोग है। क्या है? श्वेत फुफ्फुस रोग। जानते हैं यह रोग किस प्रकार के लोगों में होता है? ये प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो देखिए श्वेत फुफ्फुस रोग जो होता है, कौन सा रोग है? श्वेत फुफ्फुस रोग। श्वेत फुफ्फुस रोग किसको होता है? तो देखिए पीरक नाशक। बताइए पीरक नाशक का नाम बता सकते हैं आप? आपको ही पता है, आपको ही पता है, आप भी पढ़े हैं, ये सब भी पढ़े हैं, पढ़े होंगे आप लोग DDT। हाँ, DDT जो पढ़े थे वो पीरक नाशक है। आप जो बैगन में आप जो किसी तरह के जो है से मतलब पेड़ पौधा में जो आप दबा देते हैं तो वो सब क्या रहता है? वो पीरक नाशक रहता है। पीरक नाशक का मतलब कीड़े मकोड़े को मारने वाला। तो पीरक नाशक जो आपको उद्योग होता है जहाँ पर ये चीज़ का निर्माण होता है, पीरक नाशक लिक्विड जहाँ पर बनता है वो दवा, और उसमें जो काम करने वाला इंसान होता है उसको ही यह रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है बताइए? फुफ्फुस रोग। कौन सा रोग होता है? पूरा बोलिए। श्वेत। इसलिए तो बोल रहे हैं, देख के बोलिए, श्वेत फुफ्फुस रोग है। अगर आपसे आप कोई पूछे बताइए कि श्वेत फुफ्फुस रोग किन लोगों में अक्सर देखने को मिला है? पीरक नाशक उद्योगों के कर्मचारियों में। यानी कि पीरक नाशक उद्योग जहाँ पर होगा उस उद्योग में, उद्योग मतलब क्या? फैक्ट्री में जो व्यक्ति काम करेगा उसको इस तरह का रोग होगा। कौन सा रोग होगा जल्दी बताइए? श्वेत फुफ्फुस रोग। कौन सा रोग होगा? फुफ्फुस रोग होगा। और किसको होगा? पीरक उद्योगों के कर्मचारी। मतलब क्या होता है? काम करने वाला। सही बात है। अब चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। लिखा है एक कृत्रिम। क्या लिखा हुआ है? पहले आप लोग ये बताइए कि कृत्रिम का मतलब क्या है? कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया। ठीक है। और प्रकृति मतलब क्या होता है? गॉड के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है। तो कहता है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, है ना, निरूपित किया जाता है तो जल जीवशाला के द्वारा। कहता है इस प्रश्न को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रश्न है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है वो निरूपित जो किया जाता है वो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो जल जीवशाला द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है। अब इस प्रश्न को आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, अभी याद कीजिएगा। कैसे? सुन लीजिए। एक कृत्रिम को एक को कट कर दीजिए। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ना है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जल जीवशाला के द्वारा निरूपित किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जल जीवशाला के द्वारा निरूपित किया जाता है। बोले 4-5 बार फटाफट से। चलिए आपका अगला प्रश्न है जुकाम, जिसको हम लोग कहते हैं कि सर्दी हो गया। जुकाम मतलब कि उसको हम लोग मामूली ठंड भी कह सकते हैं। तो जुकाम होने का कारण क्या है बताइए आप लोग? जुकाम मतलब सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, अभी नहीं बाद में नोट करेंगे। जुकाम मतलब सर्दी होता है। और वो जो सर्दी होता है वो किसके कारण होता है बताइए आप लोग? विषाणु के कारण। देखिए सर्दी जो होता है ना वो आपको विषाणु के कारण से होता है। अगर नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि बच्चे लोग जब पानी जो है ना बेसी गिरता है, देखिए यहाँ पर बेसी जो है तो ठेठ लैंग्वेज हुआ। यहाँ पर ये हिंदी शुद्ध नहीं है, लेकिन हम ऐसा बेसी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? ट्रिक लगाने के लिए। इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि सर को हिंदी ही नहीं बोलना आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक ये लगाए कि जब बच्चा को देखेगा पानी, गोलू मोलू को देखेगा पानी जब जो ज़्यादा गिरने लगता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि पानी बेसी नहीं गीजो। क्या बोलते हैं? पानी बेसी गीजो। क्योंकि पानी बेसी गीजेगा तो क्या हो जाएगा? सर्दी यानी कि जुकाम हो जाएगा। इसलिए याद कर लीजिए, बेसी से विषाणु, बेसी से विषाणु, यानी कि सर्दी जो होता है अर्थात जुकाम जो होता है वो किसके कारण से होता है? अब बताइए पोलियो किसके कारण से होता है?
पोलियो भी विषाणु के कारण से ही होता है। बताइए मलेरिया किसके कारण से होता जीवाणु के कारण से। है? जीवाणु का नाम प्लाज्मोपोडिया। क्या होता है? ठीक है। अब बताइए कि एड्स बीमारी किससे होता है? विषाणु के कारण विषाणु से से। होता है। किससे होता है? विषाणु से। विषाणु से होता है। अब बताइए कि एड्स बीमारी के जांच के लिए कौन सा परीक्षण क्या आता है? एलिसा परीक्षण। कौन सा परीक्षण है? एलिसा परीक्षण क्या आता है? अब चलते हैं आगे हम लोग। तो बताइए कि जुकाम किसके द्वारा होता है? वायरस यानी कि विषाणु से। ठीक है, वायरस उसका अंग्रेजी होता है। अब आगे चलिए, ये प्रश्न भी हम लोग बैक के क्लास में चले थे। लिखा है मेनिंजाइटिस। क्या लिखा हुआ है? मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, उसको समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, याद हो जाएगा। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति को बुखार लगा, अगर बुखार का आप इलाज नहीं करवाए तो फिर उससे आगे बढ़ता है बीमारी। फिर देखिए इससे आगे जब बढ़ता है तो चला जाता है पूरे सर पर। जब सर पे गया, मतलब सबसे ऊपरी भाग पर गया, तो उसके सर में हो जाता है सूजन। क्या होता है? सूजन। सूजन मतलब कोई ऐसा भाग है जो फूल जाता है, मतलब सूजन मतलब फूल जाना, सूज जाना। ठीक ना? तो वो जब फूलता है ना तो उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस, यानी कि मस्तिष्क का बुखार भी उसको कहाता है। बात समझ में आ रहा है? और जब मस्तिष्क किसी को अगर मेनिंजाइटिस हो जाता है तो वह व्यक्ति या तो मर जाता है, अगर वह नहीं मरता तो वह पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? पागल। इसलिए आप सुनते होइएगा कि बुखार में इंसान कभी कभी बड़बड़ाने लगता है। कभी ऐसा सुने हैं आप लोग कि नहीं सुने? जी। बुखार में आपको बड़बड़ाने लगता है, पागल के जैसे करने लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पर वो मेनिंजाइटिस होता है। अगर उसको आप नहीं संभालेंगे, मतलब डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे, तो व्यक्ति खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? सूजन। तो आइए अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा है कि मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित करता है। तो बताइए मेनिंजाइटिस रोग में बोले हैं कि मेनिंजाइटिस में किसी पे क्या हो जाता है? मतलब ब्रेन में सूजन हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया कि मेनिंजाइटिस में किसको प्रभावित करता है? तो बताइए कि अगर किसी इंसान को पीलिया हो जाता है, क्या चीज? तो उसमें किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को करता है। पीलिया में लीवर को। ठीक है। और अगर टाइफाइड किसी को हो जाता है, टाइफाइड, तो उसमें आंत को। अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसमें आंत को प्रभावित करता है। अगर पीलिया किसी को हो जाए, मतलब जॉन्डिस किसी को हो जाए, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है गाँव घर में, तो वो आपको उसमें लीवर को खराब करता है। किसको? लीवर को। ठीक है। तो अब बताइए आप लोग कि मेनिंजाइटिस में किसको प्रभावित करेगा? मस्तिष्क को। मस्तिष्क अंग्रेजी क्या होता है? ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन होता है। अब चलिए, लिखा है कि प्रकृति का रडार। क्या लिखा हुआ है? प्रकृति का रडार जो है वो किसे कहाता है? देखिए, प्रकृति का रडार कहाता है चमगादड़ को। प्रकृति का रडार किसको कहाता है? चमगादड़ को कहाता है। प्रकृति का रडार किसको कहाता है? ठीक है। तो प्रकृति का रडार आपको चमगादड़ को कहाता है। प्रकृति का रडार किसको कहाता है? चमगादड़ को कहाता है। प्रकृति का रडार किसे कहाता है? चलिए, इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रकृति का रडार किसे कहाता है? ठीक है। जिस प्रश्न को हम ब्लॉक करें तो समझिए कि उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया और उसको हम बोले हैं कि आप रट जाइए, इसलिए उसको रट जाइएगा। प्रकृति का रडार किसे कहा गया है? तो बताइए, आपको हम बैक की क्लास में बताए थे कि दो ऐसे जंतु का नाम बताइए जो पराश्रव तरंग को सुनता है। चमगादड़ और कुत्ता। ठीक है। अब आगे चलिए, लिखा है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या क्या है? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को फंसाया है। हमारे इंटर वाले बच्चे को ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए। पुनः स्थापित होने वाला, मतलब फिर से होने वाला। तो फिर से कौन सा दांत होता है? फिर से जो होता है अस्थायी होता है ना। ठीक है। तो बताइए कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। चलिए, तो आप लोगों ने सही बताया कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या। देखिए, जैसे ही पुनः स्थापित होगा, मतलब इससे पहले भी आया था, इसका मतलब इससे पहले भी आया था। तो जो पहले आया टूट गया, तो वो अस्थायी हुआ कि अस्थायी हुआ? इसलिए अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? या उसी को घुमा दिया कि पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? बात समझ गए ना आप? तो याद रखिएगा। ठीक है। तो अब है आगे कि सेक्स हार्मोन जो होता है, ठीक है, सेक्स हार्मोन जो स्राव होता है, मतलब कि स्राव या निकलता है, तो ये कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है एड्रीनल ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा कि सेक्स हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलती है। बोलिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रेशेदार अस्थि। अब देखिए, रेशेदार मतलब क्या होता है? रेशा वाला। रेशेदार मतलब रेशा वाला। जैसे कि आप साग जो खाते हैं, तो देखिए कुछ कुछ साग में क्या होता है आपको? नहीं,
कुछ साग में देखिए लस्सी नजर आता है, जैसे पटुआ के साग। पटुआ के साग में लस्सी नजर आता है ना, जी जैसे कि मेथी के साग में। जी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि रेशेदार अस्थि, जैसे कि आप ये भिंडी राम तोरई भी खाएगा उसमें लस लस करता रहता है भिंडी, ठीक है ना। तो वही कहता है कि रेशेदार अस्थि जोर पाया जाता है किसमें, यानी कि रेशेदार का मतलब ये हुआ कि रेशेदार अस्थि वही लसलसापन वाला जो मतलब जोर पाया जाता है। ज्वाइंट, जोर मतलब क्या, ज्वाइंट। वो ज्वाइंट कहाँ पर पाया जाता है, वो कपाल में पाया जाता है। कहाँ पर, कपाल में। कपाल कहाँ पर रहता है, ये माथा में, कपाल। बात समझ में आ रहा ना। अस्थि मतलब हड्डी ना, अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है। तो रेशेदार हड्डी जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो कपाल में। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। मतलब नहीं, वयस्क मतलब 18 वर्ष के बाद का जो व्यक्ति है उसको वयस्क कहा जाता है, ठीक है ना। तो 18, देखिए एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब देखिए पहले ये बताइए आप लोग कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। सही बात है। अब देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कहता है कि कितनी होनी चाहिए, तो एक कहता है कि इसकी मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त है कितना, तो 14.5 ग्राम। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि ये हुआ कि 100 ग्राम खून में, क्वेश्चन समझिए जरा, 100 मिलीलीटर मतलब 100 ग्राम, 100 ग्राम खून में हीमोग्लोबिन कितना होगा, अब समझ में आया। 100 ग्राम खून में हीमोग्लोबिन कितना होगा, 14.5 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए कि हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है। देखिए प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639। कितनी है, हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो फटाफट से एक बार बता दीजिए कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है। पुनः स्थापित होने वाले दांतों को अस्थायी कहेंगे कि अस्थायी। अब ये बताइए कि रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, फटाफट से बताइए। ठीक है, अब बताइए कि मेनिंजाइटिस रोग में किसको प्रभावित करता है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639 है। अब अगला प्रश्न है RH फैक्टर यानी कि RH कारक का नाम किस जानवर से लिया गया था, तो रीसस बंदर से लिया गया था। इस प्रश्न को भी याद रखना पड़ेगा कि देखिए RH फैक्टर है, फैक्टर मतलब कारक होता है। RH कारक का जो नाम लिया गया था, RH कारक का जो नाम लिया गया था वो किससे, तो देखिए R से रीसस याद कर लीजिए, उस बंदर का नाम था रीसस। बंदर का क्या नाम था, रीसस। से याद कर लीजिए कि RH फैक्टर जो लिया गया था किस बंदर से, रीसस बंदर से। किससे, अगर आपसे पूछे कि RH फैक्टर किससे लिया गया था, रीसस बंदर से लिया गया था, ठीक है। तो बताइए बंदर का एक पर्यायवाची बताइए, बंदर का एक पर्यायवाची बताइए। तो बताएंगे आप लोग कि RH फैक्टर जो है वो किस जानवर से लिया गया। बहुत अच्छा लड़का है ये। अब आगे है कि RH तत्व का खोज जो है सो कब हुआ है बताइए। RH तत्व का खोज हुआ है 1940 ईस्वी में। कब हुआ है, 1940 ईस्वी में हुआ है। और ये जो 1940 ईस्वी में हुआ है, RH तत्व का खोज किसने किया है भाई, तो लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा। किसके द्वारा, लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा। बताइए RH तत्व का खोज किसके द्वारा किया गया, पहले लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा। अगर आपसे पूछ दे कि RH तत्व का खोज कब किया गया, 1940 ईस्वी में। अब चलिए अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कुरिंजी पुष्प। कुरिंजी पुष्प, पुष्प मतलब क्या होता है, फूल होता है। तो कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर एक बन गया, कितने वर्ष में खिलता है, हाँ कौन सा ऐसा फूल है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। देख करके बोलिए आप लोग, कुरिंजी पुष्प है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। तो कहता है कि 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है, प्रकाश अवधि। प्रकाश अवधि, अवधि मतलब होता है समय। अवधि मतलब क्या होता है, यानी कि कुरिंजी पुष्प जो है वह 12 वर्ष में एक बार खिलता है। और किसके कारण से, अवधि के कारण से। किसके कारण से, अवधि मतलब क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो बताइए पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा, फूल, कुसुम,
सुमन, ठीक है ना, ये सब अब याद रखिएगा। अब बताइए, एक क्वेश्चन आ गया, हमारे होम साइंस वाले बच्चे बताएंगे कि हैजा रोग जो होता है वह आपको किस माध्यम से होता है? हानिकारक जल से और हानिकारक सॉरी प्रदूषित जल से या प्रदूषित भोजन से, ये आप लोग पढ़े थे। और उसमें हम ये भी कॉन्सेप्ट दिए थे पहले होम साइंस में कि हैजा में अंत में लगा है जा से जीवाणु, यानी कि हैजा जो होता है वो किसके कारण से? जीवाणु से होता है। और हैजा कैसा रोग है? तो जल जनित का मतलब जल से होने वाला, बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि हैजा बीमारी जो होता है वो किसके माध्यम से होता है और किस माध्यम से? जल के माध्यम से। लेकिन किसके द्वारा? प्रदूषित जल के कारण से होता है। या इसका आंसर जीवाणु भी अगर रहेगा तो आप जीवाणु भी मारिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया कि दूध को दही में अस्कंदित करने वाला, अस्कंदित मतलब समझ लीजिए, अस्कंदित मतलब दूध से दही में जो जैसे जम जाता है ना उसको अस्कंदित कहा जाता है। तो वो जो अस्कंदित होता है, जमता जो है वो किसके कारण से जमता है भाई? देखिए यहाँ अगर जीवाणु पूछेगा कि दूध से दही जो जमता है वो किस जीवाणु के कारण से, तो जीवाणु का नाम हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगर यहाँ एंजाइम की अगर बात हो रही है तो एंजाइम में याद रखिएगा, एंजाइम में हो जाएगा आपको रेनिन। क्या हो जाएगा? एंजाइम में क्या होगा? देखिए मान के चलिए अभी शादी विवाह लगन का टाइम है, ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक समझ लीजिए, याद हो जाएगा। शादी विवाह लगन का टाइम है, आप दही लेने के लिए जाइएगा। जब दही लेने के लिए जाइएगा और रास्ता में कहीं पर जाम लगा होगा, क्या लगा रहेगा? जाम से याद कर लीजिए एंजाइम, जाम से याद रखिएगा एंजाइम। जब जाम लगा रहेगा तो अगला लड़का को कहेगा रे लड़का साइड हो जा जल्दी से, क्या कहेंगे? साइड हो जाओ। तो रे लड़का मतलब रे नींद, यानी कि जाम से जाम याद रखिएगा, यानी कि एंजाइम याद रखिएगा। अगर एंजाइम पूछेगा तो रे नींद और जीवाणु पूछेगा तो बेसिलस, लैक्टोबैसिलस। एक क्वेश्चन और याद हो जाएगा आप लोग को, याद रखिए कि हम लोग जब कोई भी काम करते हैं तो हमको थकावट महसूस होती है, किसके कारण से? लैक्टिक अम्ल के कारण से। इन्होंने सही कहा, लैक्टिक अम्ल जो है सो जम जाता है, उस कारण से हम लोग को थकावट महसूस होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए कि दूध से दही जो जमता है वो कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? जैसे बताए थे। अब बताइए कि दूध जो दही जमता है उसमें उस क्रिया का नाम बताइए। क्वेश्चन पूछा था इस बार मैट्रिक वाला में, बताइए क्या होता है? किण्वन। कौन सा क्रिया है? बात समझ में आ रहा है? दूसरा है कि ये जो अस्कंदित होता है, दूध से दही में जो अस्कंदित होता है तो कह रहा है कि उसमें एंजाइम का नाम क्या है? कौन सा? और जीवाणु का नाम? जीवाणु का नाम क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। जीवाणु का नाम? लैक्टोबैसिलस। और थकान किससे महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल से। एक बार फिर से आइए, अगर कहेगा कि दूध से दही जो अस्कंदित होता है मतलब जमता है, उसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है और कौन सा जीवाणु भाग लेता है? और थकान महसूस क्यों होता है? बहुत अच्छा, समझ में आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर है। लीवर का हिंदी यकृत होता है। आप कभी बताइए कि बकरा कटते हुए देखें आप लोग? नहीं देखें। तो बकरी कटने के बाद देखिएगा लोग उसको पचौनी बोलता है। तो पचौनी को जो है तो बेचता है तो कैसे बेचता है? पहले खींचता है, अब खींच करके देखिएगा कि बहुत बड़ा रहता है वो, फिर उसको काट देता है, धीरे धीरे छोटा कर देता है। तो यानी कि वो जो लीवर है उसका, उसी तरह से मनुष्य में भी आपको लीवर जो होता है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत का अंग्रेजी क्या होता है? लीवर। बात समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। लिखा है कि यकृत यानी कि लीवर का जो वजन है, मानव के शरीर के यकृत का वजन जो होता है वो कितना होता है भाई? 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलो का मतलब 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो होता है। अब बताइए कि यकृत मानव के शरीर का लीवर का वजन कितना है? 1.5 किलोग्राम। अब बताइए कितना घुमा हुआ रहता है। आप पढ़े होंगे, पाचन तंत्र का फिगर बनाए होंगे आप, 5 आहार नाल बनाए थे ना? आहार नाल बनाए, मनुष्य का आहार नाल। उसमें आप नीचे में जो ऐसे ऐसे करके जो था वो सब क्या रहता है? वो सब वही तो रहता है, लीवर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो कहने का मतलब ये है, बताइए आप लोग की लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 किलो से 2 किलोग्राम होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए, हम ट्रिक बताए थे, पित्त तो
यकृत बताए थे, पढ़ाए थे, कितना बार हटाए थे? पीत तो यानी कि पीत कहाँ से निकलता है? यकृत का अंग्रेजी क्या होता है? लीवर। पीत तो देखिए, पीत का स्रोत पूछ रहा है, स्रोत मतलब माध्यम। पीत कहाँ से निकलता है? यकृत बताए। पीत तो ये बात समझ में आ गया? बात समझ में आया यहाँ तक? जी। चलिए अब बताएंगे आप लोग कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है। मैथिली जिनका था मैट्रिक में वो पढ़े होंगे कि एड्सक कालनाग पढ़े थे। एड्सक कालनाग में आप पढ़े थे कि एड्स जो होता है वो किस माध्यम से होता है? तो उसमें आप पढ़े थे कि यदि दोसर संक्रमित व्यक्ति के सोनित चढ़ौला सा, पढ़े थे ना? तो वही प्रश्न यहाँ पर आ गया कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए। आप सुने होंगे अभी फिलहाल में क्या ये घटना देखने को ही मिलता रहता है कि कोई एक्सीडेंट कर गया, और एक्सीडेंट करने के बाद क्या होता है कि उसका ब्लड जब कम जाता है तो दूसरे व्यक्तियों का ब्लड दिया जाता है उसमें। तो कैसे दिया जाता है? उसका ब्लड मैच कर, पहले ब्लड को मैच किया जाता है, ब्लड ग्रुप मिलाता है कि उसका कौन सा ग्रुप है और इनको कौन सा, और जिनसे लेना है उनका कौन सा ग्रुप है, दोनों मैच करेगा, मतलब मिलेगा, इसके बाद ही उसका ब्लड उस पर उसमें चढ़ेगा, नहीं तो आप नहीं चढ़ेगा। अगर आप गलत दे दिए तो देखिए उसका परिणाम क्या होता है। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो उसका परिणाम क्या होता है? तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। संश्लेषण का मतलब होता है टूट जाना। संश्लेषण मतलब क्या होता है? आरबीसी जब टूट जाएगा तो देखिए आरबीसी एक ऐसा पदार्थ है हमारे शरीर के लिए कि हमको शरीर के विभिन्न प्रकार, मतलब शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का काम करता है। और यदि आरबीसी ही संश्लेषण हो जाएगा यानी कि आरबीसी टूट जाएगा तो आपके शरीर में बताइए कितना बीमारी पकड़ेगा, उसका कोई अंत नहीं रहेगा। तो इसलिए याद रखिए कि कभी भी इस तरह का कोई घटना मिले तो सबसे पहले याद रखिएगा कि रक्त को मैच करवाइएगा, डॉक्टर से मैच करेगा, इसके बाद ही वो ब्लड चढ़वाइएगा। इसलिए बताइए कि अगर किसी को अल्टरनेट ब्लड दे दिया जाए, रक्त दे दिया जाए, तो इससे क्या होगा? आरबीसी टूट जाएगा यानी कि संश्लेषण हो जाएगा। संश्लेषण मतलब क्या होता है? टूट जाना। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है वयस्क मानव। बताइए वयस्क मानव मतलब 18 के बाद का जो मानव होंगे वो वयस्क कहलाएंगे, जिसको अंग्रेजी में एडल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडल्ट कहते हैं। तो देखिए एडल्ट पुरुष जो होंगे यानी कि वयस्क मानव जो होंगे उसके मस्तिष्क मतलब ब्रेन भाई, ब्रेन का वजन जो होता है, क्या चीज वजन मतलब वेट जो होता है वो कितना होता है? 14 कितना ग्राम? 14। ये अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बताइए फटाफट से कि मानव शरीर का जो एडल्ट मानव, बच्चे की मानव की बात नहीं बोल रहे हैं हम, एडल्ट जो होते हैं यानी कि 18 वर्ष के बाद जो पुरुष या महिलाएं होते हैं तो उनके ब्रेन का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। अगर ये आंसर कभी कभी नहीं होता, 1450 ग्राम, हाँ 1350 से 1400 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1400 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 1 किलो 400 ग्राम, ठीक है ना? 1 किलो 400 ग्राम। अब लिखा है कि अपनी सुंदर त्वचा के लिए, त्वचा मतलब चमड़ा, त्वचा दिखाइए, आपका त्वचा कहाँ है? ये त्वचा हुआ, बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटापन जाति घोषित किया गया है? कहने का मतलब ये है अपनी त्वचा के लिए, यानी कि इनका जो त्वचा है ना, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प मतलब सांप संकटापन जाति घोषित किया गया है। तो नागराज यानी कि किंग कोबरा, ठीक है। इसमें उतना नहीं याद रखना है, बस इसको पूरा कट कर दीजिए, ठीक है ना? इतना से याद रखिएगा कि कौन सा सर्प संकटापन जाति घोषित किया गया है। तो नागराज कोबरा। अब देखिए एक बात बताते हैं, ये क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। संकटापन का मतलब क्या होता है? संकटापन का मतलब ये होता है कि अब आपको नागराज जो है सो देखने को जो है ना बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो इसलिए उसको कहता है संकटापन जाति में उसको घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि अभी आपको ये भी नहीं मिलता है। अब क्या नहीं मिलता है? गिद्ध, वो भी संकटापन है। पहले गिद्ध बहुत मिलता था, अब गिद्ध भी नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपको संकटापन जाति में घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो बताइए फटाफट से कि कौन सा ऐसा सर्प है जो संकटापन जाति में घोषित किया गया है? देखिए इसका नाम है नागराज। नाग मतलब नाग, राज मतलब राजा, इसलिए उसका अंग्रेजी नाम है किंग कोबरा, यानी कोबरा का राजा। किंग कोबरा मतलब कोबरा का राजा। बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलिए।
और उसी को हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं पता है? नाग। उसको बोलते हैं गेहूमन सांप। कौबड़ा का अंग्रेजी होता है, गलत है। गेहूमन जो बोलता है गलत है। गेहूमन। गेहूमन क्यों बोलाता है समझ लीजिए, क्योंकि उसका कलर जो होता है ना गेहूं के कलर का होता है, इसलिए उसको गेहूमन सांप कहा जाता है। आप कभी गौर करके देखिएगा। देखे तो नहीं कुछ, हम देखे। आपका अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग, देखिए बताए थे हम, मलेरिया जो होता है, मलेरिया रोग, आगे क्वेश्चन, मलेरिया रोग जो पैदा होता है वो किसके कारण से? जीवाणु के कारण से। नहीं, यहाँ जीवाणु का नाम पूछ रहा है, प्रोटोजोआ। मलेरिया किसके कारण से होता है? प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ से होता है। बताइए कि मलेरिया का जो जीवाणु है, जैसे मान के चलिए प्रोटोजोआ, वो कहाँ पर जनन करता है? लाल रक्त कोशिका में, यानी कि आरबीसी में, ठीक है। कहाँ पर जनन करता है? आरबीसी में। बताइए कितना दिन पर करता है जनन? बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न है आपका, शरीर का वह अंग जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। अपशिष्ट मतलब क्या होता है? बेकार पदार्थ। अपशिष्ट मतलब होता है बेकार के पदार्थ, ठीक है, या बचा हुआ पदार्थ। और उत्सर्जित मतलब होता है निकलना। उत्सर्जित मतलब क्या होता है? निकलना या निष्कासित होना। तो कहते हैं कि शरीर से पानी, जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न पढ़िए, प्रश्न याद हो जाएगा। शरीर से पानी, वसा, वसा मतलब होता है फैट, ठीक है। शरीर से पानी, वसा और अपचय, अपचय मतलब नहीं पचने वाला पदार्थ जो निकलता है, वह क्या चीज से निकलता है? तो निकलता है वृक्क से निकलता है। वृक्क से किससे निकलता है? वृक्क से, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। आप 10वीं वाले जो हैं उनको याद होगा, पढ़े होंगे आप लोग, नेफ्रॉन का चित्र बनाए होंगे। नेफ्रॉन मतलब वृक्क का। तो उसमें आप सबसे नीचे में देखे होइएगा, ऐसे करके सिंबल दिया रहता है, ऐसे करके सिंबल रहता है, ऐसे करके, बात समझ में आ रहा था? ऊपर में भी रहता है। हाँ, रहता है ना। तो कहने का ये निकलने वाला पदार्थ है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से निकलता है हृदय नहीं भाई, ये जहाँ से मल त्याग होता है, जहाँ से हर जीव के मलमूत्र निकलता है ना, वहाँ पर ये चीज़ रहता है। नेफ्रॉन में आप लोग देख लीजिए, नेफ्रॉन का जो फिगर बनाए होंगे तो आप लोग देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर है आपको कि शरीर से जो आपको अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, बेकार का पदार्थ निकलता है, वो किन अंग के द्वारा निकलता है? वृक्क के द्वारा। वृक्क का अंग्रेजी क्या होता है? किडनी होता है। अगर यही वृक्क काम करना बंद कर देता है तो आपको ना पता है क्या होता है, समझ लीजिए। अगर ये वृक्क काम करना बंद कर दे तो आपके गर्दन को यहाँ पर चीरा लगा के इसमें पाइप सेट किया आता है, और इसके बाद आपके शरीर से जो है सब पानी सब उत्सर्जित पदार्थ सब निकाला जाता है। बात समझ में आ रहा है? आपके गर्दन को फिर कुछ दिन ये गर्दन, कुछ दिन इधर से, बात समझ में, कुछ दिन यहाँ से। आप ये चीज़ 9th क्लास में देख लीजिएगा, उसमें डायलिसिस का मशीन दिया होगा यहाँ पर हाथ में लगा करके। 10th की क्लास 10th में है तो उसमें देख लीजिएगा। डायलिसिस का मतलब क्या होता है? डायलिसिस मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का जो काम होता है उसी को कहता है डायलिसिस करना। अगर डायलिसिस नहीं करेगा तो आप 2 दिन के अंदर ही मृत्यु हो सकता है आपका। क्यों? क्योंकि आप जो खाना खाइएगा वो आपके अंदर में ही रह जाएगा, वो शरीर से बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका किडनी खराब हो गया। इसलिए सुने होइएगा गाँव घर में कि जिसका किडनी खराब हो जाता है वो व्यक्ति कैसे मरता है? पूरा शरीर उसका फूल जाता है। क्यों फूलता है? क्योंकि शरीर से तो बाहर निकलता नहीं उसका पदार्थ। जब नहीं निकलेगा तो जाएगा कहाँ? शरीर में इधर से उधर पूरा पहुंच जाएगा, पूरा शरीर क्या हो जाएगा? फूल के महंत हो जाएगा, इसका वो मर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो यही होता है किडनी पेशेंट के साथ, ठीक है। और ऐसा हमारे गाँव में भी हुआ था, फिलहाल में ही हुआ था, कुछ दिन पहले, 1 साल हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कशेरुकी, क्या लिखा हुआ है? कशेरुकी, जिसमें पूर्णतः कंकाल, ठीक है, कशेरुकी जिसमें कंकाल पूर्णतः अस्थिर रहता है, वो आपको सरीसृप है। कहने का मतलब क्या समझ लीजिए? अस्थिर सरीसृप का मतलब समझ लीजिए। इसमें अगर आप नहीं जानेंगे तो ये समझ जाएंगे सरीसृप प्राणी के अंतर्गत क्या सब आते हैं। देखिए, जो प्राणी, देखिएगा, जो प्राणी पहले थोड़ा दूर चला, फिर आगे बढ़ा, फिर थोड़ा दूर चला, फिर आगे बढ़ा, रुक के, ऐसा कौन सी प्राणी को आप लोग देखे हैं? सही बात है। सांप को देखेगा, पहले उसका शरीर जो रहता है ना, उसका थोड़ा सा आगे पीछे वाला भाग आगे भागता है, फिर आगे बढ़ता है। जैसे देखिएगा चाली, केचुआ जिसको बोलते हैं, चाली को थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर, तो ये सब सरीसृप में आता है। किस में आता है? सरीसृप में आता है। इसी तरह से और जो विभिन्न सारे जीव होंगे तो सब उसी के अंतर्गत, जैसे कि आपको मगरमच्छ, हाँ, मगरमच्छ उसी में आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, जोंक
जोक भी ऐसा देखिए, पहले ऐसे चलता है, फिर इसको उठाता है आगे, तो फिर ऐसे चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सरीसृप के अंतर्गत कौन सा प्राणी आता है? जोक। ठीक है, अब चलिए लिखा है कि जूट के रेशे पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? एक ही चीज़ याद रखिए, देखिए एक ही चीज़ याद रखिए, जूट के रेशे पौधे जिस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, जूट प्राप्त किए जाते हैं, बस इतना याद रखिए। ये इसको कट कर दीजिए, जूट प्राप्त किए जाते हैं मतलब जूट जो, जैसे कि आप प्याज जो खाते हैं, प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। क्या खाते हैं? अदरक का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। उसी तरह से जूट जो है, वो जूट का कौन सा भाग हम लोग यूज करते हैं? तना से यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है कुछ? अगला प्रश्न है आपका, औसत मानव मस्तिष्क का वजन, यानी कि एवरेज में पूछ रहा है, एवरेज में आपको मस्तिष्क का वजन कितना होता है? कितना पढ़े थे? 1350 से 1400 ग्राम। तो यहाँ पर लगा दिया है एवरेज। एवरेज मतलब होता है औसत। औसत मतलब लगभग में लोगों का कितना होता है, कम से कम नहीं, लगभग में मतलब अधिकतर। तो अधिकतर होता है आपको 1.46 किलोग्राम, मतलब कि 1460 ग्राम। बात समझ आ रहा है? मेरा जो लगा ये समझिए ना कि 1350 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम के बीच में जो होगा ना, वही आप लोग आंसर मारिएगा। क्या मारिएगा आंसर? 1300 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम के बीच का आंसर बीच में। बात समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है कि डार्विन का सिद्धांत, जो आप 10वीं में पढ़े होंगे, डार्विन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ का लंबा गर्दन जो है, जिराफ की जो लंबी गर्दन है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है। कहने का मतलब क्या हुआ, सब समझ लीजिए। कहता है, क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है कि जिराफ को देखें आप, जिराफ को देखें कैसा होता है जिराफ, उसका गर्दन बहुत लंबा होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जिराफ का गर्दन लंबा क्यों होता है? तो वो कहता है कि चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को अगर पढ़ा जाता है तो पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि वह अपना भोजन करने के लिए ना, जैसे कि एक पीढ़ी में गर्दन को उठाते इतना लंबा हो गया, उसी तरह से फिर दूसरा पीढ़ी में गया, तो दूसरा पीढ़ी का जो बच्चा था वो भी अपना गर्दन को उठाते लंबा कर लिया, और धीरे धीरे जितना जनरेशन बढ़ता जाता है उसका गर्दन भी उतना लंबा हो जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे ना भाई, मेंडल ने अनुवांशिक का प्रयोग किया था ना, मटर का प्रयोग किया था ना, तो छोटे मटर के पौधे में बड़े मटर का बीज दिया था ना, उसको संक्रमित किया था ना। तो उसी तरह से आपको क्या हुआ कि जिराफ का, जैसे कि मान के लिए इस जनरेशन का है, अब इस जनरेशन का बच्चा यदि फिर अगला जनरेशन में गया तो उसका गर्दन और धीरे लंबा हुआ, और फिर लंबा हुआ, इनकी लंबा होते होते आज जो आप देखते हैं तो बहुत लंबा नजर आता है। तो बताइए कि जिराफ का गर्दन लंबा होने का कारण क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो ऊंचे पेड़ पर जो पत्ता खाता था, उसी के कारण से आपको जिराफ का गर्दन इतना लंबा है। बात समझ में आया? ठीक है, तो एक बार फटाफट से बताइए आप लोग कि हैजा रोग जो होता है वो किसके कारण से होता है? तुम लोग को ट्रिक भी बताए थे हम कि हैजा में देख लो, हैजा में जा लगा हुआ है तो जा से जीवाणु के कारण से होता है। बात समझ में आ रहा है? अब बताएंगे आप लोग कि जुकाम जो होता है, सर्दी जुकाम, वो किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से होता है। अब बताइए कि जूट जो प्राप्त किए जाते हैं वो किसके? तना से प्राप्त किए जाते हैं। अब बताइए कि प्रकृति का रडार किसको कहा जाता है? ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो में फिर अगला बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।